Hello guys, very warm good morning to all of you and let's start today's class. So, आज की इस क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक में काफी सारे चेंजेस भी हुए हैं और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस बार इसमें चेंजेस भी हुए हैं. जनरली इसमें चेंजेस नहीं होते हैं लेकिन इस बार जची है साहब उनको और उन्होंने इसमें चेंजेस कर दिए हैं. आइए, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? टॉपिक का नाम है अपना रेजिडेंशियल स्टेटस. क्या नाम है टॉपिक का अपना? रेजिडेंशियल स्टेटस. इसके अंदर हम करेंगे क्या? इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे साहब? क्या डिसाइड करेंगे? इस टॉपिक के अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि तुम परदेसी हो या स्वदेशी हो, तुम अपने हो या पराए हो. तुम भारत देश के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, तुम अपने हो या पराए हो, यह हम इस टॉपिक के अंदर डिसाइड करेंगे. क्योंकि जो अपना होता है बेटा उस पे भार ज्यादा होता है कम होता है? जो अपना होता है उस पे भार ज्यादा होता है और जो पराया होता है ना उससे पे भार क्या होता है? कम होता है. तो जो अपना होगा उससे हम ज्यादा टैक्स लेंगे, उससे हम ज्यादा टैक्स लेंगे. क्यों? तेरे ऊपर काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. और जो पराया होगा उससे हम क्या लेंगे? टैक्स कम लेंगे. मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये अपने और पराये का भेद जो है वो हम इसमें देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के थ्रू. किसके थ्रू? रेजिडेंशियल स्टेटस के थ्रू. इस टॉपिक के अंदर ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा पर्सन रेजिडेंट होगा, कौन सा पर्सन नॉन रेजिडेंट होगा, उसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं और ये डिसाइड क्यों किया जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे. मेरी बात समझ में आ रही है? What we are going to start, you know this thing. समझ में आया आपको? हम क्या स्टार्ट करने वाले? ये बात समझ में आ रही? कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले? समझ में आ रहा है ये चीज? क्या नाम क्या आपका? समझ में आया? What we are going to start? क्लियर ये पॉइंट? हाँ जी. नाउ अब आप मुझे बताइए ये हम डिसाइड क्यों करते हैं? Why? अगर मैं बात कहूं यहां पे ये डिसाइड क्यों किया जाता है साहब? Why we decide this thing? तो सबसे पहले तो हम इसलिए डिसाइड करते हैं कि हमें टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम को निकालना होता है. क्या निकालना होता है? टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम को, कि किस पर्सन की कौन सी इनकम पे टैक्स लगाना है. ये कैसे हम डिसाइड करें? आज आप हैं, इनकी इंडिया में भी इनकम है, इनकी नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पे इनका बिजनेस है साहब. इंडिया में भी ये काम करते हैं, साथ ही साथ में ये विदेशों में भी काम करते हैं. इनका बिजनेस बहुत जगह फैला हुआ है. ठीक है, अब इनसे किस किस इनकम पे, इनसे किस किस इनकम पे टैक्स लेना है, ये हम कैसे डिसाइड करें? कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लेना है, तो किस इनकम पे टैक्स लेना है यह डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है. उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये इनकम है. अच्छा, किस बंदे की कौन सी इनकम पे टैक्स है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे. पहले उसका क्या क्या डिसाइड करते हैं? स्टेटस. मेरी बात समझ में आई? पहले हम स्टेटस डिसाइड करेंगे, उसके बाद में हम ये चेक करेंगे कि भैया इसकी कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लेना है हमको. मेरी बात समझ में आती है आपको? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपको? क्यों डिसाइड करना जरूरी है? क्योंकि टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम का डिटर्मिनेशन करना है. किस इनकम पे टैक्स लिया जाएगा, किस इनकम पे टैक्स नहीं लिया जाएगा. आज एक माइकल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है. माइकल ऑस्ट्रेलिया में है, मोदी साहब वहां गए और माइकल सामने बैठा है और मोदी साहब ने कहा, हे माइकल गिव मी योर टैक्स. क्या वहां पे जाके उस माइकल की इनकम पे हम टैक्स मांग सकते हैं क्या? नहीं साहब, हम टैक्स नहीं मांग सकते, वो नॉन रेजिडेंट है. तो अच्छा, अब वही माइकल जब इंडिया आता, मान लो वही माइकल इंडिया आया, एक वो आया था ना, क्या नाम था उसका, एक वो डांस करने के लिए जींस नीचे उतरती थी उसकी, क्या, हाँ क्या, बीबर, ओ बाइबर या बीबर जो भी था उसका, मतलब छोटा सा छोरा है देखो, मतलब उसको जींस पहनना नहीं आता फिर भी ढिंचक ढिंचक कर रहा है वो. और अब देखिए, अगर जस्ट जो भी है, जेबी, अपन जेबी कह देते हैं, मिस्टर जेबी, अगर ही इज परफॉर्मिंग द डांस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, कनाडा में वो ढिंचक ढिंचक कर रहा है, तो वहां जाके हमारे टैक्स डिपार्टमेंट वाले जाके बोल सकते हैं, हाँ जेबी गिव मी द टैक्स बटीड. समझ में आ रहा है? वही बंदा अब यहां आया, बंदा विदेशी है साहब, बंदा क्या है? विदेशी है. वही बंदा यहां पे आया,
यहां पे आके उसने ढिंचक ढिंचक किया और खूब सारा पैसा बटोर के ले जाने लगा। अरे रुक बाबा रुक, पहले क्या दे दे? टैक्स दे दे। अच्छा, अब वो जो हम उससे टैक्स मांगेंगे, हम उससे जो टैक्स मांगेंगे वो उसकी सिर्फ इंडिया वाली इनकम पे मांगेंगे या उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड वाली इनकम पे मांगेंगे? इंडिया वाली इनकम पे। ये सब हम डिसाइड करेंगे। इन्हीं सब बातों का जवाब हम इस क्वेश्चन में, इन्हीं सब हम बातों का जवाब इस चैप्टर में जानेंगे। बात समझ में आती है सब? ठीक है, तो अब हमने भी क्या किया साहब, तो आपने कहा कि इंडिया वाली इनकम पे, हमने भी कहा चलो ये आइडिया सही है ना यार, हम पैदा यहां हुए, बड़े यहां हुए, हमने भी डांस करना शुरू कर दिया डिंचिक डिंचिक, 2-4 पैसे हमें भी मिल गए साहब, ठीक है, ऐसा भी बुरा नहीं खाते, ठीक है, तो 2-4 पैसे हमें भी मिल गए। हमने कहा चलो हम भी बाहर जाते हैं, हम बाहर से भी पैसा कमा के लाए, ठीक है, वहां भी हमको थोड़ा बहुत इनकम हो गया, और जब हम यहां पे वापस आए तो गवर्नमेंट हमें गले लगाया और क्या बोला? ला बेटा, क्या ला? टैक्स। हमने कहा ठीक है, जो इंडिया में इनकम हुई है उस पे हम टैक्स दे देंगे। अरे उन्होंने गले लगा के बोला, कान में बोला, तू तो मेरा अपना है रे, तू तो मेरा अपना है रे, क्या पराया क्या तेरा, तेरी तो सारी इनकम ही किसकी है? इंडिया की है रे, देखो तो पूरी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा रे। और वो आया, वो कौन? वो जेबी आया जिसको साले को पहनना नहीं आता, क्या वो मतलब, ठीक है, उससे तो आपने सिर्फ इंडिया की इनकम पे ली, वापस गले मिले, दूसरे कान में बोला, वो तो पराया था रे। समझ में आ रही है? तो एक पराया अपना, इन सब के भेदभाव को समझेंगे, और ये क्यों समझेंगे समझ में आया? कम का जो अपना होता है ना बेटा, आप अगर अपने हो, अपने मतलब घर के, अपने घर के हो, तो आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे रहेगी, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, चाहे विदेश जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, वहां कमाओ यहां कमाओ, आपके घर को तो आपको ही चलाना है। तो जो अपना होता है ना बेटा, वो कहीं से कोई भी इनकम लाए, टैक्स तो उसको इंडिया में देना ही देना है। आइए इस अपने पराये का भेद जानेंगे। और तो सबसे पहली बात समझ में आई आपको कि ये चैप्टर क्यों पढ़ना जरूरी है? क्लियर? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, टैक्स एक साल ही लिया जाता है या हर साल लिया जाता है? हर साल लिया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो अपने पराये का भेद है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशंस की बात करते हैं, उसकी परिभाषा में आते हैं, ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट भी हर साल कैलकुलेट किया जाएगा। समझ में आ गया? हो सकता है कोई एक साल अपना है तो दूसरे साल पराया है, फिर वो तीसरे साल अपना है तो चौथे साल पराया है। तो ये अपने पराया, ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये हर बार देखा जाएगा साहब, एवरी ईयर देखा जाएगा। समझ में आता है? हमारा एक कॉन्सेप्ट था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट। एक साल की इनकम पे टैक्स कौन से साल में लगता है? दूसरे साल में लगता है, क्योंकि ईयर 1 में कितनी इनकम हुई है, ये कब, मैडम इधर, ईयर 1 में कितनी इनकम हुई है ये आप कब पता कर पाओगे? जब आपका ईयर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ईयर 1 जैसे ही कंप्लीट हुआ, मेरा ईयर 2 स्टार्ट हो गया, मेरा ईयर 2 स्टार्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ईयर 1 के ऊपर, ईयर 1 की इनकम के ऊपर टैक्स कौन से ईयर में? ईयर 2 में। तो ईयर 1 क्या कहलाता है? प्रीवियस ईयर। और ईयर 2 क्या कहलाता है? क्योंकि असेसमेंट ईयर में हम असेस करते हैं किसकी इनकम, क्या इनकम, कौन सी इनकम को असेस करते हैं? प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस करते हैं। असेसमेंट ईयर में हम टैक्स का डिसीजन लेते हैं, टैक्स का असेसमेंट करते हैं, कौन सी ईयर की इनकम पे? प्रीवियस ईयर की इनकम पे। समझ में आता है? तो ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, ये हर असेसमेंट ईयर के लिए निकाला जाएगा या हर प्रीवियस ईयर के लिए निकाला जाएगा? ध्यान दें, प्रीवियस ईयर के लिए, क्योंकि हमें कौन सी इनकम की टैक्सेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? प्रीवियस ईयर की टैक्सेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो दिस स्टेटस विल बी डिटरमाइंड फॉर ईच प्रीवियस ईयर सेपरेटली। समझ में आती कि नहीं आती है? क्लियर है? अच्छा, टैक्स किसको देना होता है?
एसएससी। एसएससी में कौन होना चाहिए? एवरी पर्सन। देखिए ध्यान दें, टैक्स देने वाले को क्या बोलते हैं? एसएससी। और एसएससी होने के लिए क्या जरूरी है? पर्सन। और पर्सन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? 231 सेक्शन 231 में पर्सन की डेफिनेशन थी, उसमें बहुत सारे लोगों को इंक्लूड किया गया था। क्या था? फर्स्ट क्या था? इंडिविजुअल। दूसरा फॉर्म। देखिए फर्स्ट कह रहे इंडिविजुअल। आप यूं चले, हम अकेले ही चले थे अब बिजनेस करने के लिए, तो इंडिविजुअल। धीरे धीरे हमारे परिवार वाले भी हमारे साथ में हो गए, HUF। धीरे धीरे और लोग हमारे साथ में हुए, पार्टनरशिप फर्म। धीरे धीरे और हम डेवलप हो गए, तो ग्रुप बन गया हमारा, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और कुछ बड़े हो गए तो हमने क्या? कंपनी। कंपनी कंपनी कंपनी। समझ में आया? और उसके बाद में हम और हुए, तो इसके अलावा और क्या हो गया? लोकल अथॉरिटी। क्या हो गया आपका? लोकल अथॉरिटी। और उसके बाद में आर्टिफिशियल AJP। समझ में आ गया? और एनी अदर, जो कि जिसको हमने इमर्ज किया। ये हमारा एक तरह से सेक्शन 231 में था। तो कुल मिला के क्या है? अल्टीमेटली टैक्स कौन पे करता है? कोई पर्सन पे करता है। तो अब हमें जाके इंडिविजुअल पर्सन वाइज, इंडिविजुअल एक एक पर्सन वाइज, हर पर्सन के लिए चाहे देखिए पर्सन जैसे इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, मैं इन दो की बात करता हूं। चलो अभी तो इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इसके रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं। HUF रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इसके रूल्स रेगुलेशंस अलग है। बात समझ में आती है? तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे साहब? इंडिविजुअल की बात करेंगे। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या डिसाइड होगा? रेजिडेंशियल स्टेटस। क्यों डिसाइड होगा? टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। तो देखिए अगर मैं यहां पे बात कहता हूं आपसे, अगर बात करें टू डिसाइड द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, ये पॉइंट समझ में आया आपको? क्लियर है? टू डिसाइड द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। सेकंड क्या है? नीड टू कैलकुलेट फॉर ईच प्रीवियस ईयर। हर प्रीवियस ईयर के लिए हमको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? समझ में आया आपको ये? क्योंकि हर प्रीवियस ईयर की इनकम अलग अलग हो सकती है। हर प्रीवियस ईयर में वह बंदा क्या हो सकता है? कभी रेजिडेंट हो सकता है, कभी नॉन रेजिडेंट हो सकता है। ये दिया हुआ है, ये आपके एक्ट में ही दिया हुआ है कि इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद में there are separate provision for each type of person. There are separate provision for each type of person. मेरी बात समझ में आती है आपको? क्लियर है ये? सो यहां पे सेपरेट प्रोविजन फॉर ईच टाइप ऑफ पर्सन की बात करें तो पर्सन में कौन कौन? पर्सन की डेफिनेशन याद है आपको? सेक्शन 231। हाँ जी। अच्छा, अब करेक्ट रेजिडेंशियल स्टेटस बताना। आप मुझे बताइए, इंडिया की इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे एसएससीज होंगे, अलग अलग बिजनेस भी होंगे, इंडिविजुअल्स भी होंगे, लोग टैक्स दे रहे होंगे। कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है क्या कि हर बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है पता करना? तो किसकी ड्यूटी होनी चाहिए? किसकी ड्यूटी होनी चाहिए? खुद पर्सन की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपनी करेक्ट रेजिडेंशियल स्टेटस को बताए कि मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। गवर्नमेंट बेचारी, एक गवर्नमेंट कहां चेक करेगी? वो तो पूरे साल मतलब बरस लग जाएंगे उसको तो यही चेक करने में कि इसकी स्टेटस क्या है। समझ में आ रहा है? तो ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है? ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है? इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ऑफ द एसएससी। किसका है भैया? ये ड्यूटी ऑफ द एसएससी। समझ में आया? टू डिटरमाइन द करेक्ट रेजिडेंशियल स्टेटस। बात समझ में आता है सर? लिखे लिखे लिखे, पटाख से लिखे, हेडिंग डालें। लिखें रेजिडेंशियल स्टेटस, हेडिंग डालें रेजिडेंशियल स्टेटस। लिखें अंडर दिस चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस। अंडर दिस चैप्टर we will decide residential status of, under this chapter we will decide
residential status of each person क्या लिखा है? For each person. Next point लिखिए. Next point. It is essential. हाँ. It is essential to decide the taxability of total income of an SC. Next point. This status need to be calculated for each year, for each previous year separately. For each year या each previous year separately. Next, there are separate provisions for each type of person, to calculate status thereof या residential status thereof, one and the same thing. हम जब भी स्टेटस की बात करेंगे ना बेटा, तो स्टेटस का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा वो सोशल मीडिया वाला स्टेटस, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कौन सा स्टेटस है आपका? रेजिडेंशियल स्टेटस. क्लियर? हाँ जी, क्लियर बाबू? सर कैसे? हाँ जी, चलिए. अब देखिए, अब अगर मैं बात कहूं यहां पे नाउ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पे देखिएगा. अब यहां पे एक स्कीम आएगी आपकी. एक स्कीम क्या आएगी साहब? इसमें ये डिसाइड कैसे करेंगे साहब? ये डिसाइड कैसे करेंगे? तो देखिए, इसमें सेक्शन 6 की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है. कौन से सेक्शन की आती है? सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है. अच्छा, इससे पहले अगर मैं बात कहता हूं, इससे पहले हम बात कहें सेक्शन 231% में देखें कि किस किस की रेजिडेंशियल स्टेटस हमको डिसाइड करना पड़ेगा. किस किस का रेजिडेंशियल स्टेटस हमको डिसाइड करना पड़ेगा. तो बताइए किस किस का करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या था आपका? इंडिविजुअल. क्या था आपका? ये इंडिविजुअल. अरे 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 अरे, हाँ जी, इंडिविजुअल समझ में आता है. फिर ये आपका HUL, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. समझ में आ रहा है? जो कि ऊपर कवर नहीं होता. अब देखिए यहाँ पे जो देवताएं होते हैं या जो भी आपके व्हाटएवर, जैसे कोई काउंसिल होता है, गुरु ग्रंथ साहब होते हैं, देवता होते हैं, उन पे भी टैक्स लगता है साहब. आप अगर सपोज कीजिएगा आपने किसी टेंपल में गए और आपने वहां पे चढ़ावा चढ़ाया, ये किसकी इनकम है? भगवान की इनकम है. किसकी इनकम है? भगवान की. तो भगवान प्रकट होते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं. ऐसा होता है क्या कि भगवान वो उस पे भी उस इनकम पे भी क्या लगता है? टैक्स लगता है. और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वह टैक्स देते हैं. टैक्स किस पे लगता है साहब? टैक्स किस पे लगता है? भगवान पे टैक्स लगता है. लेकिन उसको देते कौन है? उनके रिप्रेजेंटेटिव टैक्स देते हैं. क्लियर है? ये बात समझ में आती है आपको? तो इन सब के लिए हम डिसाइड करेंगे. इन सब के लिए हम क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि इन सब का, इसके लिए अलग से रूल्स होंगे कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है. इन सब के लिए अलग से रूल्स रहेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे साहब.
तो किन किन के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर रहे हैं? वो फॉर एवरी पर्सन वी नीड टू कैलकुलेट, वी हैव द सेपरेट प्रोविजन। इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? हाँ जी, समझ में आया? बाबू समझ में आया? क्लियर? बेबी समझ में आया? समझ में आया आपको? क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब अगर मैं बात कहता हूं यहां पे, हाँ जी, अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल की। किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल की। समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस of individual, determination of residential status of individual। बस अभी सेक्शन ना लिखें, बस समझ में आया? अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी पहले हम थीम डिस्कस कर रहे हैं, इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे, कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा आपका? इसके लिए सबसे पहले देखिएगा, स्टेप 1 आए, 2 स्टेप में काम करेंगे साहब, 2 स्टेप में काम करेंगे। पहले सिर्फ स्टेप समझें वो स्टेप क्या है। पहले स्टेप में, स्टेप 1 में हम ये डिसाइड करेंगे कि ये पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। स्टेप 1 में क्या होगा? क्या डिसाइड करेंगे? हाँ जी, यस बालिके, क्या डिसाइड करेंगे स्टेप 1 में? यस, किसके बारे, कौन किसके बारे में डिसाइड कर रहे हैं? इंडिविजुअल। क्या एचयूएफ के बारे में? नहीं। फर्म के बारे में? नहीं। अभी हम एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं बेटा इंडिविजुअल की। तो स्टेप 1 में हम ये डिसाइड करेंगे। अब कैसे करेंगे अभी देखेंगे, लेकिन स्टेप 1 में हम ये डिसाइड करेंगे कि वो पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। समझ में आया? अगर वह पर्सन क्या है? रेजिडेंट है। अगर स्टेप 1 में आ जाता है वह पर्सन क्या है? रेजिडेंट है, तो उसको अंदर एंटर कर लेते हैं और फिर स्टेप 2 लगाते हैं उस पर। फिर क्या लगाते हैं? स्टेप 2 लगाते हैं। पहले बताओ, ये बात समझ में आई? ये एक गेट है साहब, ये पहला गेट है। यहां पे खड़े इंडिविजुअल, तो पहले डिसाइड कर लेंगे भैया कौन रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है। जो जो रेजिडेंट है इस गेट से अंदर आ जाओ। समझ में आ गया? जो जो रेजिडेंट है इस गेट से अंदर आ जाओ, और जो नॉन रेजिडेंट है भैया चले जाओ, चलो चलो साइड में हो जाओ। तो अब रेजिडेंट आ गए। तो अब यहां पे ये जो हॉल है, अब इस हॉल में भैया कौन खड़े हैं? सारे सारे इंडिविजुअल रेजिडेंट खड़े हैं। सारे सारे क्या खड़े हैं? रेजिडेंट खड़े हैं। समझ में आ गया? अब यहां पे 2 रूम रहेंगे। इस हॉल के आगे क्या रहेंगे? 2 रूम रहेंगे। एक होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट और दूसरा होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बात समझ में आता है? जैसे सपोज कीजिएगा यहां से सब बाहर खड़े हैं साहब। अब जो भी सीए इंटर या सीएस एग्जीक्यूटिव वाले हैं, जो भी सपोज करो यहां पे बात करते हैं सीए इंटर या सीएस एग्जीक्यूटिव वाले हैं, वो सब अंदर आ जाओ। बाकी जो है फाउंडेशन वाले हैं, सीएस ईईटी वाले हैं, वो सब अभी बाहर रहे, उनको हमने अंदर ले लिया। ठीक है? अब जो भी, अब सीए वाले आ गए, सीए सीएस दोनों वाले आ गए, यहां पे प्रोफेशनल कोर्स वाले आ गए। अच्छा, अब जो सीए वाले हैं वो इधर चले जाएं और सीएस वाले इधर चले जाएं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? ये यहां पे सेम अप्लाई होता है। यहां पर भी पहले में हम क्या डिसाइड करते हैं? जो भी रेजिडेंट है वो आ जाए। स्टेप 1 में रेजिडेंट आ गए। अब जो रेजिडेंट है उनमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और कौन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में चले जाते हैं और जो नॉट ऑर्डिनरी है उनमें नॉट ऑर्डिनरी में चले जाते हैं। समझ में आता है? क्या स्टेप 2 हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, स्टेप 2 हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए स्टेप 1 समझना जरूरी है। इसके लिए स्टेप 1 समझना जरूरी है। होप यू अंडरस्टूड। यहां तक बात समझ में आई होगी। तो यहां पर भी मैंने पहले क्या लिखा है? स्टेप 1, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, आर और एनआर। समझ में आया? फिर क्या लिखा मैंने? इफ अंडर स्टेप 1 individual status is resident, then only go for step 2। आया? समझ में आया? then only go for step 2। और स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 क्या कहता है भैया? डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एज
ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। समझ में आया? कैसे डिसाइड करेंगे वो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? क्या करेंगे भाई? स्टेप 1 में क्या करेंगे? हाँ जी, फिर क्या करेंगे? रेजिडेंट है तो उस पर स्टेप 2 लग जाएगा। ऐसे बोलो, अगर स्टेप 1 में वो रेजिडेंट है तो उस पर क्या लग जाएगा? स्टेप 2 लग जाएगा। स्टेप 2 क्या है? ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। ये एक आपकी इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने की थीम है साहब। क्या है ये? थीम है। समझ में आता है? ये जो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो लगा है आपका। अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करता हूं तो सेक्शन 6(1) में है। किस में? ये सेक्शन 6(1) में है। सेक्शन याद करने की हालांकि जरूरत नहीं रहेगी, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। सेक्शन 6(1) में क्या है? हम ये डिसाइड करते हैं इंडिविजुअल के बारे में कि क्या रेजिडेंट और अच्छा रेजिडेंट है तो उससे आगे ले आते हैं। उसमें सेक्शन 66A आता है। क्या आता है? सेक्शन 66A आता है। वह ये डिसाइड करता है ये ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। होप यू अंडरस्टूड। यहां तक बात समझ में आई होगी? क्लियर है? हाँ जी, लिख दें इसको भी। क्या लिखेंगे? क्या लिखा आपने? डिटेक्ट लिख दें। पहले थीम लिख दें, इसका हेडिंग डाल दें थीम। क्या थीम है आपकी? थीम में आपके पास में क्या है? स्टेप 1। थीम में क्या है आपके पास में? लिखें स्टेप 1। स्टेप 1 सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लिखें। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एज, अब कैप्स में लिखना, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। आया समझ में? फिर एक नोट लगाएं। इफ अंडर स्टेप 1, इफ अंडर स्टेप 1, नेक्स्ट लाइन में लिखें, इफ अंडर स्टेप 1 इंडिविजुअल स्टेटस इज रेजिडेंट, इंडिविजुअल स्टेटस इज रेजिडेंट, then only go for step 2. Then only go for step 2. Now step 2, section 66A. Determination of status of resident individual. Determination of status of resident individual, क्योंकि resident individual होगा उसी पे क्या लगेगा आपका? स्टेप नंबर 2 लगेगा। as a ordinary resident, ब्रैकेट में लिख दें OR, और not ordinarily resident, ब्रैकेट में लिख दें NOR। क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? चलिए अब हम डिस्कस करेंगे साहब स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, नेक्स्ट हेडिंग सेक्शन 6(1). हाँ जी, सेक्शन 6(1) क्या कहता है साहब? अच्छा, ये हम डिसीजन, ये जो भी हम डिटर्मिनेशन या डिसाइड कर रहे हैं, ये कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर के लिए। कौन से ईयर के लिए? प्रीवियस ईयर के लिए कर रहे हैं साहब। समझ में आती बात? हर प्रीवियस ईयर के लिए देखना पड़ेगा हमको। ओके, अच्छा, हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है बताओ? 2021। और असेसमेंट ईयर कौन सा है? 21-22। तो हमारे लिए अगर मैं बात कहूं यहां पे
तो हमारे लिए जो असेसमेंट प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर क्या है भैया, 2021 और असेसमेंट ईयर क्या है, क्लियर। तो ये हम इसके लिए डिसाइड करेंगे, क्लियर। चलिए बेसिक कुछ रूल्स हैं। पहला, अच्छा वो कैसे डिसाइड करें, तुम बताओ कैसे डिसाइड करना चाहिए। जैसे कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, क्या सिटीजनशिप से जाना चाहिए या पर्सनल ओरिजिन से जाना चाहिए या रहने पे जाना चाहिए। सबसे सिंपल सटीक क्या है, रहने पे जाना चाहिए सर, कि तुम कितने टाइम तक यहां रहे। समझ में आ गया। तुम कहीं के भी हो, तुम कहीं के भी हो, लेकिन अगर तुम इंडिया में आके रह गए तो तुम हमारे हो गए। लेकिन अब कितने दिन, 1 दिन 2 दिन, तो उसमें पहला है, सब बोल रहा हूं सर, आपको आता है, आप बताइए, 1 मिनट बोलिए सर। हाँ जी, एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दें, उसके बाद में तो आप ही को बोलना है साहब, पूरा मौका दूंगा आपको यहां बोलने का, चिंता ना करें। हाँ जी, फर्स्ट 182 डेज इन पी ईयर, पहली कंडीशन क्या अपनी, पी ईयर। पी ईयर का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर। अगर कोई भी पर्सन की बात यानी इंडिविजुअल, अब प्लीज उसको इंडिविजुअल समझना, अगर कोई भी इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में इंडिया में आता है, कहां आता, प्रीवियस ईयर में इंडिया में आता है, और अगर वो 182 दिन 182 डेज इंडिया में रह जाता है तो हम उसको अपना मान लेते हैं। समझ में आ गया। तो वो रेजिडेंट कहलाता है। मिनिमम 182 डेज। बात समझ में आती है। सर अगर वो 183 हुआ तो मानेंगे ना, रेजिडेंट तो मानेंगे, क्योंकि वो मिनिमम वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो पहली कंडीशन समझ में आई, क्या कंडीशन है, 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। ठीक है। अब जैसे ये फॉरेनर है, ये अक्सर आती रहती है, जाती रहती है, ये इंडिया में ट्रेवल करती रहती हैं साहब। तो अब इन्होंने क्या किया, ये आते हैं और 2-3 महीने गुजारते हैं, फिर चले जाते हैं, आते हैं 2-3 महीने गुजारते हैं, फिर चले जाते हैं, और यहां पे थोड़ा बहुत इनकम भी कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं। ये इनकम टैक्स वाला है। ये हर बार ये एयरपोर्ट पे खड़ा रहता है साहब, जैसे ये गई टैक्स क्या टैक्स 182 डेज तो मैं रही नहीं, तो मैं तो रेजिडेंट हुई नहीं, मैं तो पराई हूं, तो मैं तो चली। ये तितली उड़ गई। समझ में आ रही है ये बात। आगे इस तरह इनका हर बार का आना जाना ऐसे लगा रहता है। वो परेशान हो गया ये इनकम टैक्स वाला, साला ये क्या हो रहा है, ये तो मामू बना रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने फिर एक और रूल निकाला, सेकंड रूल। समझ में आया। सेकंड रूल है 60 डेज इन पी ईयर। क्या है मतलब, समझ में आ गया कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन, प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन प्लस 365 डेज प्लस 365 डेज इन 4 पीपी ईयर्स। क्या समझे आप इसमें। हाँ जी, अगर मैं यहां पे मतलब बताऊं आपको, हाँ जी कहां गए रे, यहां आ जाते हैं। हाँ जी, फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, देखिए इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है भैया आपकी, 182 डेज वाली कंडीशन है आपकी। 182 डेज इन पी ईयर यानी प्रीवियस ईयर। आप 182 दिन प्रीवियस ईयर में यहां पे रहने चाहिए। अगर ये है तो कोई भी कुछ भी नहीं देखना है, बस सीधा लपेटे में ले लो, आप क्या है, रेजिडेंट है। क्लियर। सेकेंड, और सेकेंड कंडीशन वो क्या कहता है, 60 डेज इन पी ईयर। 60 डेज का होना चाहिए आपका, पी ईयर में होना चाहिए। क्लियर। प्लस
365 days in 4 PP years। सर ये क्या है? अभी मैं मानू, समझते हैं इसको, अभी मैं मानू जैसे मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है बताओ, किस प्रीवियस ईयर पे काम करेंगे? 2021। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, समझ में आ रहा है? ये हमारा प्रीवियस ईयर है। इस प्रीवियस ईयर से पहले कौन सा प्रीवियस ईयर चला होगा? हाँ जी बताओ, इससे जस्ट पहले कौन सा चला होगा? इससे जस्ट पहले कौन सा चला होगा? देखो है, गलत मत बताना, देखो मुझे नहीं पता है। हाँ जी फिर 17 मैं बता रहा इसमें होगा, इसीलिए मैंने बोला गलत मत बताना। 17-18 यही तो बात है। अब आया, समझ में आया? अब ये क्या कहता है साहब, समझे? कंडीशन नंबर 2 समझा रहे हैं अपन। वो क्या, अभी हम कौन से प्रीवियस ईयर में हैं भैया? वो कहता है यहां पे तो तुम कितने दिन रहे? 60 दिन। क्लियर? प्लस ये जो इससे पहले के 4 साल हैं, इससे पहले के 4 साल हैं, उसमें तुम कितना रहे? 365 डेज टोटल मिला के। समझ में आ रहा है? कंडीशन समझे, सिर्फ कंडीशन समझे, इसकी एप्लीकेबिलिटी अभी हम डिस्कस करते हैं। आप सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं उसको समझें। क्या पहला कंडीशन क्या था? 182 डेज इन पी ईयर। अगर वो है तब तो क्या यहां नीचे आना है क्या? नहीं भाई, आने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो नहीं है तो और कर लें, फिर नीचे एक और कंडीशन है। क्या है साहब? 60 डेज इन पी ईयर प्लस 365 डेज इन 4 पीपी ईयर्स। 4 पीपी ईयर का मतलब आप समझ गए होंगे, प्रीवियस ईयर के भी पहले के ईयर्स। समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा हाँ जी, ये समझ में आया आपको? ये कि प्रीवियस ईयर में कितना? 60 डेज, और उसके बाद में इससे पहले के 4 सालों में कुल मिला के कितना? 365 डेज। ये 2 बेसिक कंडीशंस। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, 1 में सिंगल शॉट है और सेकंड में 2 चीजों को चेक करना है। पहले में सिर्फ एक को चेक करना है, किसमें? प्रीवियस ईयर में। पहले में एक को चेक करना है, किसमें? प्रीवियस ईयर में। अगर तुम प्रीवियस ईयर में मिनिमम 182 डेज रह गए, रह गए तो तुम मेरे हो गए, यानी रेजिडेंट हो गए। ठीक है? अब अगेन, अब क्या हुआ? ये मैडम हर बार आती हैं, हर बार जाती हैं। अब इस बार भी इनको रोक लिया गया है। ये वापस वही, मैं तो क्या हूं? नॉन रेजिडेंट हूं। देखो, मैं तो 182 डेज रही नहीं। इसने कहा रुक जा, बहुत हो गई तेरी। कितने दिन रही? मैं तो 70 डेज रही हूं, ओनली 70 डेज। ओके 70 डेज। अच्छा भैया, तो इसने फिर कहा हमारा टैक्स क्या हो गया? चेंज हो गया। ये देख, प्रीवियस ईयर में अच्छा 182 डेज नहीं रही, चलो कोई बात नहीं, ये कंडीशंस आप सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। आइए, तो दूसरी कंडीशन है, क्या है? प्रीवियस ईयर में 60 डेज। हाँ रही हूं ना, प्रीवियस ईयर में 60 डेज रही हूं मैं, तो हाँ 70 डेज रही हूं मैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया इसने। हाँ जी, लेकिन क्या सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना सफिशिएंट है क्या? फिर यहां पे एक और आएगा। क्या आएगा? कि अब पिछले 4, यानी कि प्रीवियस ईयर के भी पहले के 4 सालों में ये कुल कैलकुलेट करेगा कि कितने दिन रही, और इसके पास में हर हिसाब किताब होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप आते हो जाते हो, वीजा पे स्टैंप लगता है, वीजा पे वहां पे चेकिंग होती है, तो हर परदेसी कितने दिन इंडिया में रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के पास में उसका हिसाब किताब रहता है। अब ये कहेगा
अब ये कहेगी ठीक है प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज था, लेकिन मैं पिछले साल तो आई नहीं थी। कोई बात नहीं, पिछले साल नहीं आई ना, तो उससे पिछले के 3 सालों में तो खूब आई तू। समझ में आ रहा है ये क्या कह रही है साहब? ये कह रही है कि ओके फाइन, मैं यहां पे तो हूं लेकिन यहां तो मैं आई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां नहीं आई ना, कोई दिक्कत नहीं है, इन 3 सालों में तो तू खूब आई। हाँ आई, मेरा नाना था, मेरा ननिहाल था, समझ में आई, तो मिलने आना जाना पड़ा था, ठीक है। और उस समय थोड़ा ज्यादा हो गया था। क्यों ज्यादा हो गया था? क्योंकि वो नानी सा थोड़े से बीमार थे, तो थोड़ा आना जाना ज्यादा हो गया था। तो बस वो तुम्हारा जो आना जाना ज्यादा हुआ तो हमने इस ईयर में तुम्हें अपना मान लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे कितना, हाँ उसमें तो क्या हुआ कि 1 साल तो मैं 6 महीने रह गई थी, मतलब 5 महीने रही 3, फिर 2 महीने रही 3, फिर वहां पे वापस मेरे को 4 महीने रहना पड़ गया था, इस तरह से था। तो भी क्या बताओ, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या? नहीं 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 हो रही। 5 और 4 9, 9 और 2 11 ही हो रहा है। हाँ यहां पर अब देखिए, समझिए यहां पे, ओहो यहां पे तुम्हें पूरे, यहां पे 1 साल तुम्हें पूरे ना 8 महीने रह गई थी। कितने महीने रह गई थी? 8 महीने रह गई थी। तो तुमने जिस साल में 8 महीने रही थी उस साल तो तुमने टैक्स ले लिया था ना, उस साल तो तुमने टैक्स, बताओ क्यों ले लिया होगा? यस। फिर यह कह रही है कि क्यों, उस समय तो मैं ज्यादा रही थी, उस समय मैं ज्यादा रही थी, तुम्हें टैक्स पे करके गई थी, तुमने टैक्स लिया था ना मुझसे। हाँ उस समय तुम ज्यादा रही थी, टैक्स पे करके गई थी, लेकिन इसकी वजह से तुमको इस बार भी टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो? देखिए 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज, यानी एक तरह से 12 महीने समझ लो। 8 और 4 12 और 2, यहां तो 14 मंथ्स होते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? माई फर्स्ट कंडीशन इज 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। हाँ 2020-21 में आई होती, 8 दिन ही रही होती तो कुछ नहीं होता। पहली बार आते हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं और आदर सत्कार के साथ में वापस भेज देते हैं, सर मांगते थोड़ी ना है। मेहमान बार बार आता है तो रखते हैं अभी कुछ देख के जा। हाँ जी समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? हाँ जी। तो माय फर्स्ट बेसिक कंडीशन माय फर्स्ट कंडीशन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट 2 कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी? 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 PP years। अच्छा किसके स्टेटस की बात कर रहे हैं? अच्छा ये सब वो कहां रहना चाहिए? इंडिया में। तो जब तक ये मेरा बैच ऑफ नहीं होता कॉपी खुली रहनी चाहिए। हाँ जी वो सब कहां रहने चाहिए? इंडिया में रहने चाहिए। कहां रहने चाहिए? इंडिया में रहने चाहिए। बात समझ में आती कि नहीं आती है? अच्छा यहां पे मुद्दा आता है इंडिया का मीनिंग क्या हो। सर ये क्या बात कर रहे हो, हम सब जानते हैं। हाँ जी तो इंडिया का मीनिंग क्या होता है जरा देखें। इंडिया का मीनिंग क्या, कहां चले थे हम? अब देखिए ये थोड़ा सा दिख रहा होगा, स्मॉल कर देता हूं मैं। करंट स्लेट में करंट पेज पे क्लिक करना चाहिए। कहां पे ये रहा, ये थोड़ा ब्लर हुई इमेज। इंडिया का मीनिंग क्या होता है? ये देखिए ये क्या है आपका? ये इंडिया है। ये क्या है आपका? अरे भाई छोटा में नहीं है, चलो ठीक है नहीं है, इसकी इच्छा है। हाँ जी ये क्या है आपका? इंडिया है। अब ये यहां पे इंडिया की क्या है? ये बॉर्डर लाइन है। ये क्या है आपकी? बॉर्डर लाइन है। हाँ जी ये बॉर्डर लाइन है। ये बॉर्डर लाइन से यहाँ पे सी एरिया, ये क्या सारा एरिया कौन सा है? ये सी एरिया है। और ये इसका है, ये जो है इसको बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल। क्या कौन सा एरिया? ये 12 नॉटिकल। तो जहां पे इंडिया का बेस लाइन है, जहां पे इंडिया का क्या है? बेस लाइन है। बेस लाइन से और आगे चलो कितने माइल तक? 12 नॉटिकल माइल्स तक। समुद्र का जो मेजरमेंट लिया जाता है ना, जो हम जैसे किलोमीटर में मेजर करते हैं, ये कितने किलोमीटर का रास्ता है? वाटर में, सी एरिया में क्या होता है? नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं। कितने नॉटिकल माइल्स? तो इंडिया का जो बेस है,
इंडिया का जो बेस है, बेस से अगले 12 नॉटिकल माइल तक भी इंडिया में ही आता है। समझ में आ गया? बेस से अगले 12 नॉटिकल माइल वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया ही कहलाती है। किसकी किसकी किसकी? टेरिटरी ऑफ इंडिया ही कहलाती है। तो अगर तुम शिप में बैठे हो और यहां भी आ गए, शिप में बैठे हो और यहां भी आ गए, और यहां पे तुमने शिप में ही तुमने 182 डेज गुजार दिए, तुम यहां आए ही नहीं, तो भी तुम क्या मान ली जाओगे? रेजिडेंट ऑफ इंडिया मान ली जाओगे। तो इंडिया सिर्फ यहां तक इंडिया नहीं है भैया, यहां तक इंडिया नहीं है, इंडिया पूरा यहां तक है। आया समझ में? आया कि बाकी की चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आती है चीज? किसी को डाउट हो तो उसमें बताओ। तो इंडिया का मीनिंग समझ में आ गया आपको? तो इंडिया इंक्लूड्स 12 nautical miles from the base या from the coastal। समझ में आता है चीज? ये किनारे से अगले 12 नॉटिकल माइल्स तक भी किसमें शामिल है? इंडिया में शामिल है। समझ में आता है चीज? क्लियर है? हाँ जी लिखें साहब। कहाँ थे हम लोग? हाँ जी लिखें। हेडिंग डाली थी आपने? क्या हेडिंग डाली थी आपने? स्टेप 1 सेक्शन 6(1). सेक्शन 6(1) क्या कहता है? स्टेप 1 था आपका, वो क्या था आपका? डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। सिर्फ इतना ही लिख दो, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब इंडिविजुअल का ही कर रहे हैं, ये तुम्हें पता है, ठीक है? डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इसमें लिखो, इफ एन individual satisfied any of following condition, he is called resident in India. He is called resident in India. Condition number 1 लिखें, पहली कंडीशन लिखें। 182, इसका हेडिंग डालें 182 days p year। इसका हेडिंग क्या होगा आपका? 182 days p year। ये रहा इसका हेडिंग। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? he or she must reside, देख के ना लिखें, देख के कुछ लगे, और he or she must reside minimum 182 days in India, 182 days in India। समझ में आ गया? दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। क्लियर? हाँ जी, और करके लिखें, और बीचों बीच में लिख दें, और एंड सेकंड कंडीशन लिखें। इसका हेडिंग डालें सेकंड कंडीशन का, 60 days in p year plus 365 days in 4 pp years। 60 days in p year plus 365 days in 4 pp years। इसमें लिखें, if an individual stay at least 60 days in previous year, 60 days in previous year, and along with 365 days stay in India in 4 years proceeding from the
प्रीवियस ईयर, प्रिसीडिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। बात समझ में आती है? 4 साल, वो 4 साल कौन से? प्रीवियस ईयर के भी पहले के 4 साल। ये 2 कंडीशन, ठीक है। अब लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसमें बेसिक। नेक्स्ट, अब देखिए एक नोट लगाएं, लिखें बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज, उसमें पहला पॉइंट लिखें, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में लिख दें टेरिटोरियल वाटर मीन्स, इसके ब्रैकेट में लिख दें टेरिटोरियल वाटर मीन्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। ये समझ में आता है? फ्रॉम बेस लाइन का मतलब समझ में आता है आपको? हाँ जी। सेकंड पॉइंट, अच्छा, अब ये जब भी हम डेज कैलकुलेशन करते हैं, क्या इनका जब भी हम डेज कैलकुलेशन करेंगे, सो डेज कैलकुलेशन करते समय हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? सर क्या करना पड़ेगा, अभी बताते हैं। अब देखो, जब भी हमको डेज कैलकुलेशन करना है, तो डेज कैलकुलेशन करने में क्या होगा? पर्सन आएगा और पर्सन जाएगा। तो जिस दिन पर्सन आता है और जिस दिन पर्सन जाता है, इन दोनों डेज को काउंट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? जनरली क्या होता है, किसी एक को काउंट करते हैं, लेकिन यहां पे अगर तुम सपोज कीजिएगा 5 जनवरी की रात को 11:25 पे यहां पे आए, 5 जनवरी की रात को 11:25 पे आए, यानी जनवरी तो पूरा चला गया, लेकिन अभी पूरा 5 जनवरी पूरा चला गया, पूरा नहीं गया, अभी भी 20-25 जो भी आपका 30-35 मिनट बाकी है, 35 मिनट्स बाकी है अभी भी। आपने लैंड किया, आप इंडिया में आ गए, हाँ जी भैया पधारो हमारे देश, और वो पूरा 5 जनवरी आपका काउंट हो जाएगा। यही माना जाएगा कि उस पूरे 5 जनवरी को आप कहां थे? इंडिया में थे। समझ में आ रहा? साहब अब वापस गए 15 मार्च को सुबह अर्ली मॉर्निंग 1 बजे फ्लाइट थी, रात को 1 बजे कह सकते हैं हम उसको, है ना, अगर हम यूं कहते हैं तो, लेकिन जैसे ही 12 बजता है ना तो नया दिन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 15 मार्च को मॉर्निंग में 1 बजे फ्लाइट थी साहब। इसका मतलब हम डे टू डे लैंग्वेज में कहते हैं कि 14 तारीख को रात के 1 बजे। तो हम डे टू डे लैंग्वेज में क्या कहते हैं? 14 तारीख की रात को 1 बजे। लेकिन बेटा वो 14 तारीख की रात को 1 बजे नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये ऐसा कभी कभी हो चुका है कि, हाँ जी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो इन सच कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन में वो भले ही आप सुबह 1 बजे गए हो, लेकिन वो पूरा 15 जनवरी आपका क्या होगा? इंडिया में काउंट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई आपको? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो तो इसमें क्या होगा? 182 डेज की कैलकुलेशन में आने वाला दिन और जाने वाला दिन, दोनों दिन को शामिल किया जाएगा। समझ में आता है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ जी, सेकंड पॉइंट लिखें। While calculating 182 days, while calculating number of days,
हाँ जी, आने वाले दिन को क्या बोलेंगे साहब? हाँ, अराइवल डेट एंड अराइवल एंड डिपार्चर डेट, अराइवल एंड डिपार्चर डे, अराइवल एंड डिपार्चर डे both will be counted, both will be counted. Arrival and departure day both will be counted. पहले बात समझ में आया था ये चीज? चलिए, अच्छा, अब ये जो भी 60 डेज है या 182 डेज है, क्या ये एट ए वन स्ट्रेच रहना जरूरी है क्या? नहीं साहब, तुम आए गए, कुल मिला के तुम 182 दिन रह गए। क्या एक जगह पे रहना जरूरी है क्या? नहीं साहब, तुम पूरे इंडिया में कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी राजस्थान में रहो, गर्मी है तो राजस्थान में रहो, सर्दी है तो जम्मू कश्मीर में रहो, ठीक है, आनंद उठाएं, लुफ्त उठाएं गर्मी और सर्दी का, जैसे इच्छा हो आपकी। बरसात है तो हाँ जी, बॉम्बे में रहो, हर रोज रिमझिम रिमझिम रिमझिम, हाँ जी, उसका आनंद उठाओ। कहीं पर भी रहो, लेकिन रहो कहां पे? इंडिया में रहो। तो at a one place it is not necessary, at a one stretch it is not necessary. Third point, at a one place in India, एक मिनट, stay at a one place in India, stay at a one place in India, और in a one stretch, stretch का मतलब समझ गए ना? इन वन स्ट्रेच यानी एक ही बार में, एक ही पार्ट में, इन वन स्ट्रेच, हाँ, इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी, इज नॉट नेसेसरी। समझ में आता है? चीज क्लियर है? सो होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, परफेक्टली समझ में आनी चाहिए और याद हो जानी चाहिए भैया। सेक्शन 6.1 डिस्कस किया अभी तक हमने, इस पूरी क्लास में हमने सिर्फ एक ही सेक्शन डिस्कस किया, सेक्शन 6.1। क्या कहता है ये? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, दो कंडीशन, 182 डेज इन पी ईयर और 60 डेज प्लस 365 डेज वाली कंडीशन। 60 डेज इन पी ईयर, 4 कौन बोला? 60 डेज इन पी ईयर प्लस 365 डेज इन 4 पीपी ईयर्स। और 4 पीपी ईयर्स का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर के भी पहले के 4 साल। समझ में आता है चीज? इंडिया का मतलब अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब बेस जरूरी नहीं है बेस के अंदर ही हो, बेस के बाहर भी बेबी को बेस पसंद है, तो बेस के बाहर कितना बेस? 12, इससे ज्यादा बेबी को पसंद नहीं है भैया, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। समझ में आया? आना और जाना हमें ना भूल जाना, मतलब आना और जाना दोनों ही डेट इसमें क्या होगी? इंक्लूड होगी। एट ए वन स्ट्रेच नो नीड, एट ए वन प्लेस नो नीड। घूमिए, भ्रमण कीजिए भारत में, लेकिन भारत जरूर पधारिए और 182 दिन रहिए या 60 दिन रहिए और उससे आते जाते रहिए। तो आते जाते रहेंगे तो हम आपको यूं ही लपेटे में ले लेंगे, आपको गले लगा लेंगे, अपना बना लेंगे। और जो अपना होता है उससे क्या शर्माना, जो अपना होता है उससे टैक्स हम भरपूर मांगेंगे। ये हम अगली क्लास में देखेंगे। होप यहां तक समझ में आया होगा। थैंक यू, एंजॉय योर डे, बाय बाय।